चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। We import 10 lakh barrels a day. इराक से 9.93 lakh barrels a day. सऊदी अरेबिया से 7.79 lakh barrels a day. अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जो लोग ये कहते नहीं सकते कि ट्रंप सरकार के प्रेशर में हमने रशिया को इधर दरकिनार कर दिया, जी नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ मानक जी, संजू जी ने बड़े आंकड़े गिना दिए तेल इंपोर्ट के। सिर्फ एक चीज छुपा गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 फरवरी को ट्रंप को बोला था कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। 6 फरवरी को एग्रीमेंट साइन हो गया कि ट्रंप निगरानी रखेंगे और उसके बाद 8 हफ्ते लगते हैं इसको इम्प्लीमेंट होने पे। जो फरवरी में तेल आया वो ऑर्डर तो दिसंबर में प्लेस हो गया था। दूसरी बात, जनवरी में कुल 21% तेल आया, जबकि उसके 4 महीने पहले 35% तेल रशिया से आता था। आप कम करना शुरू कर चुके थे, आधा कर दिया था। 2 फरवरी के बाद पूरी बात ट्रंप की मान ली थी और अब ट्रंप ने अनुमति दी है आपको। अनुमति, भारत को अनुमति दे रहे हैं ट्रंप। पहली बात, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल ईरान से ट्रेड रूट डेवलप करने पे इन्वेस्टमेंट किया है। 12 साल अब वो खत्म कर दिया क्योंकि अब अमेरिका के साथ चले गए। पाजी बदल लिया साला। 2008 से ये चल रहा था मानक जी। 8 से 26 की 18 की मेहनत आपने पानी फेरी। किसके कहने पे फेरी है? किसके कहने पे पानी फेरा है आपने? ये बताइए। संजू, भारत का इन्वेस्टमेंट था। संजू बोलिए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तेल और गैस का संकट है या नहीं है? मानक भाई, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि विपक्ष सरकार को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपने विपक्ष का कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा? राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे संकट है क्योंकि युद्ध हो रहा है, हमारी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होंगी। और ये बोला कि ऐसे समय पे सरकार को ठोस नीति बना के आगे काम बताना चाहिए, लेकिन चूंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज है इसलिए वो नहीं हो रहा है, ये बोला। खरगे जी ने क्या बोला था? खरगे जी ने स्पष्ट बोला कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एनर्जी सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज हुई है। क्यों हुई है? उन्होंने इसके वजह बताई। इशू ये नहीं है कि संकट कैसे आ रहा है, संकट तो आना है, युद्ध हो रहा है, संकट आएगा। यही राहुल गांधी ने बोला, यही खरगे जी ने बोला। सवाल है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन की 2 बातें हैं मानक भाई। एक, सप्लाई चेन, जनवरी में ये माहौल बनना शुरू हो गया था, सबको पता था। जनवरी में माहौल जब बन रहा था युद्ध का, तो 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को फोन करके ये कमिट कर देते हैं कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। तो आपकी पूरी इंटेलिजेंस, पूरी जानकारी, भारत सरकार की सारी समझ एक तरफ, और प्रधानमंत्री झुक गए कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे, और अब अनुमति लेके खरीद रहे हैं और महंगे रेट पे खरीद रहे हैं। ये बोला है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात, भारत अकेला देश है मानक भाई, जिसके लोग ईरान में हैं, जिसके लोग इजराइल में हैं, जिसके लोग फिलिस्तीन में काम करते हैं, जिसके लोग यूएई में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, और तमाम देशों में करते हैं, और प्रभावशाली हैं। भारत अकेला देश था जिसके संबंध सबसे अच्छे थे, और भारत नेगोशिएट कर सकता था कि हमारे लिए सप्लाई चेन कैसे बरकरार रहे, जैसे रशिया और चाइना के लिए ईरान कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक बिना किसी को बताए 25 फरवरी को फैसला लिया कि आज से ईरान हमारा दुश्मन। हालांकि ईरान का युद्धपोत मैत्री के तहत आपके खड़ा हुआ था विशाखापट्टनम में, अचानक से यूटर्न ले लिया और ये जो नेगोशिएशन की स्पेस थी वो खत्म कर दी। ये प्रधानमंत्री ने क्यों किया? इसका जवाब कोई देगा कि आप एक तरफ कैसे हो गए? पर आज एक तरफ हो गए तो आज आपके पास सप्लाई चेन में इंटरवीन करने का ऑप्शन खत्म हो गया, जबकि भारत अकेला देश था पूरी दुनिया में जिसके सबके साथ संबंध अच्छे थे। तो ये कह रशिया और चाइना, गुरदीप भाई, रशिया और चाइना को अगर ईरान अपना दोस्त आज मान रहा है और उनके जहाजों को निकलने की परमिशन देने की बात कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया और चाइना पूरी तरह खुल के ईरान के समर्थन में आ गए भाई, पूरी तरह यूएस, इजराइल सबके खिलाफ खड़े हो गए। और बहुत अच्छा बोला आपने। ईरान देश कौन सा है? ईरान वो देश है जब चाइना और पाकिस्तान ने ट्रेड पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तय किया और बेल्ट रोड बनानी शुरू की, तो भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि सेंट्रल एशिया में, यूरोप में हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो भारत ईरान के साथ आया। ईरान और भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बनाया, चाबहार पोर्ट बनाया, और ये सब की जो इंप्लीमेंटेशन है, प्लानिंग शुरू हुई मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, इंप्लीमेंटेशन की मोदी जी ने। मोदी जी के 10-12 साल के अंदर ईरान सबसे निकट आपका पार्टनर था, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ था, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था। अब 25 तारीख को दुश्मन कैसे बन गया, यही तो हम पूछ रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस दिन ईरान का पोत हमारे यहाँ मैत्री में मिलन एक्सरसाइज में आया हुआ था, ठीक उसी वक्त ईरान जो है चीन और रशिया के पोतों के साथ होर्मुज में नेवल एक्सरसाइज कर रहा था। तो भारत उसमें क्यों नहीं शामिल हुआ? भारत तो तब तक दोस्त था ना, 25 फरवरी के पहले तो दोस्त था। 19 फरवरी को ये एक्सरसाइज हुई है होर्मुज में, तो भारत क्यों नहीं शामिल हुआ? ये जो अचानक से फैसला हुआ है, बहुत गहरी बात कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, अभी तक अगर ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है तो बहुत बड़ी बात है ये। आप कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्सरसाइज में
ईरान, चाइना और रशिया के साथ हिंदुस्तान को शामिल होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अच्छा, तो ये बताइए कि एक मिनट वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन विशाखापट्टनम में आपके साथ रूस भी था और आपके साथ ईरान भी था एक्सरसाइज में। सेम एक्सरसाइज यहाँ हो रही थी। बहुत सारे देश आप थे वहाँ उसमें, पे थे, सिर्फ ईरान और रूस नहीं थे, और वहां बहुत क्यों सारे नहीं देश थे। एक थे ना, ईरान, सब मित्र देश थे, सारे मित्र देश थे, कोई दुश्मन देश नहीं था उसमें, सारे मित्र देश थे। ईरान भी था उसमें, रूस भी था, उसको मैत्री के तहत बुलाया था। वो मैत्री कब खत्म हुई? जिस दिन इजराइल गए प्रधानमंत्री, युद्ध शुरू होने के 2 दिन। ओके संजू वर्मा, ऑल राइट। संजू वर्मा, सरकार से पूछिए, अब संजू वर्मा की बारी। संजू वर्मा बताइए, आपने क्यों ईरान को दुश्मन बना दिया, रूस को दुश्मन बना दिया इस सरकार ने? 25 तारीख को, और वहां से ना गैस मिल रहा है ना तेल मिलेगा। बताइए संजू वर्मा। मानक जी, मैंने अभी गुरदीप सप्पल को नहीं टोका। पहले तो ये कहना चाहूंगी मानक जी, आपने जो डिबेट शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन दी, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि वो सुनने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये वॉर टाइप सिचुएशन नहीं है, हम युद्ध के बीचों बीच हैं। पहला बिंदु वो है, क्या 88% तेल हम उसका आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ। पर एक बहुत अहम मुद्दा ये है, जो लोग ये कहते हैं कि भारत को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। पहले तो कांग्रेस के जो दरबारी इकोसिस्टम के लोग हैं, उनके लिए कुछ बिंदु उनके समक्ष रखना चाहती हूँ। सितंबर 2005, फरवरी 2006 और नवंबर 2009, तीनों सालों में ईरान के खिलाफ IAEA में मनमोहन सिंह उर्फ सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ वोट किया, जबकि UNGA उंगा में 2024 और 2025 में मोदी सरकार के तहत भारत ने ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया, ना ईरान के समर्थन में, हमने सिर्फ एब्सटेन किया। तो सेकंड पॉइंट ये है, ईरान पर मोदी सरकार को भाषण देने की बजाय आप जरा अपना जो इतिहास है वो देखें, पढ़ लिखकर डिबेट पर आया करें, क्योंकि विदेश नीति पर कुछ ना आता हो तो चुप्पी साधनी बेहतर है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो लोग ये कहते थे 2 हफ्तों तक कि भाई रशिया से तेल लेना बंद कर दिया ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने, आज डंके की चोट पर मानद गुप्ता जी के शो पर ये आंकड़े 10 सेकंड में दूंगी। ये जनवरी और फरवरी 2026 के आंकड़े हैं। ऑन एवरेज हम रशिया से हर महीने नहीं, एवरी डे वी इंपोर्ट 10 लाख बैरल्स अ डे। इराक से 9.93 लाख बैरल्स अ डे, सऊदी अरेबिया से 7.79 लाख बैरल्स अ डे, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 4 लाख बैरल्स अ डे, यूनाइटेड स्टेट से 3 लाख बैरल्स अ डे, अंगोला से 2.5 लाख बैरल्स अ डे और कुवैत से 2.4 लाख बैरल्स अ डे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रशिया से हम हर दिन 10 लाख बैरल अ डे का आयात करते हैं। तो जो लोग ये कहते नहीं सकते कि ट्रंप सरकार के प्रेशर में हमने रशिया को इधर दरकिनार कर दिया, जी नहीं, कम तो किया है ना संजू, रशिया से इंपोर्ट हमारा कम तो हुआ है, कितना कम हो गया? सारे आंकड़े हैं। 1 मिनट बताती हूँ मानक जी, प्लीज मानक जी बताती हूँ, मुझे थोड़ा तो अभी 4-5 मिनट बोले गुरदीप सप्पल। मैं आपको एक बहुत अहम आंकड़ा देना चाहती हूँ। एवरी मंथ, हर महीने रशिया से हमारे ऑयल इंपोर्ट वैल्यू टर्म्स में है $2.2 बिलियन, जबकि पिछले 11 महीनों में हमारा कुल मिला के जो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट था वो था $11 बिलियन। रशिया से एक महीने में लगभग $2.5 बिलियन का इंपोर्ट होता है, और 11 महीने में अमेरिका से हम क्या करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं? सिर्फ $11 बिलियन। तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है। और सबसे अहम बिंदु ये है जो विजय सरदाना और शरद कोहली जी ने कहा, एक बहुत अहम बात, संडे तक हमको पता नहीं था कि किस तरफ ये युद्ध की दिशा जाएगी, पर जब मंडे मॉर्निंग को उठे तो हमने देखा ब्रेंट क्रूड तेल का ग्लोबल प्राइस 40% बढ़ा हुआ था एक दिन में, $120 अ बैरल। बट आज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि एक दिन के अंदर, मंडे और ट्यूसडे के बीच में, ऑयल प्राइसेस आर डाउन टू $87 अ बैरल। मतलब कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर लगभग 28% घाटा हुआ है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, जो ये दर्शाता है कि जो सिचुएशन है अभी खत्म नहीं हुई है, बट नियंत्रण में आ रही है। क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा जो किसी ने नहीं कहा, विथ नो ऑफेंस टू मिस्टर सरदाना, नो ऑफेंस टू मिस्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट मैं भी हूं। अभी जो सबसे अहम बात वो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से या उसमें रेस्ट्रिक्शन डालने से क्या भारत के ऑयल इंपोर्ट, LNG इंपोर्ट में हमको तकलीफ पहुंचती है? जी जरूर पहुंचती है, इसको हम झुटला नहीं सकते। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ईरान को होता है। भारत से
से गेहूं, भारत से धान, भारत से चाय, भारत से सेब, केले, चीनी, ये सब का आयात ईरान भारत से करती है, रशिया से करती है, कजाकिस्तान से करती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जल मार्ग बंद करने से तबाही ईरान में भी मचेगी। ओके, ऑलराइट संजू, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो ये कि संसद भवन में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की है, और उस कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित होने के बावजूद सुनिश्चित करें, इंश्योर करें कि आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से कह रहे हैं सारे मंत्रालय मिलकर काम करें, आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। एक मिनट और दूंगा गुरदीप सप्पल और संजू वर्मा को। गुरदीप सप्पल, 1 मिनट आप। हाँ मानक जी, संजू जी ने बड़े आंकड़े गिना दिए तेल इंपोर्ट के। सिर्फ एक चीज छुपा गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 फरवरी को ट्रंप को बोला था कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। 6 फरवरी को एग्रीमेंट साइन हो गया कि ट्रंप निगरानी रखेंगे, और उसके बाद 8 हफ्ते लगते हैं इसको इंप्लीमेंट होने में। जो फरवरी में तेल आया वो ऑर्डर तो दिसंबर में प्लेस हो गया था। दूसरी बात, जनवरी में कुल 21% तेल आया, जबकि उसके 4 महीने पहले 35% तेल रशिया से आता था। आप कम करना शुरू कर चुके थे, आधा कर दिया था। 2 फरवरी के बाद पूरी बात ट्रंप की मान ली थी, और अब ट्रंप ने अनुमति दी है आपको, अनुमति, भारत को अनुमति दे रहे हैं ट्रंप, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी देखिए मैंने आपको टोका नहीं जल्दी से। दूसरी बात, जो इन्होंने यूएनजी की बात की, उसकी बात की, मुझे केवल एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल ईरान से ट्रेड रूट डेवलप करने पे इन्वेस्टमेंट किया है, 12 साल। अब वो खत्म कर दिया क्योंकि अब अमेरिका के साथ चले गए। अब दूसरा ट्रेड रूट डेवलप करने में अगले 12-15 साल लगेंगे। यानी चीन से आपने भारत को चीन के मुकाबले 30 साल पीछे कर दिया है। ओके संजू वर्मा, 1 मिनट आपका। आपने 2008 से ये चल रहा था मानक जी, 8 से 26 की 18 की मेहनत आपने पानी फेर दी। किसके कहने पे फेरी है? किसके कहने पे पानी फेरा है आपने, ये बताइए मुझे। संजू, भारत का इन्वेस्टमेंट था। संजू बोलिए। मानक जी, पहली बात तो ये, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर खबरदार नरेंद्र मोदी को विदेश नीति पर ज्ञान और सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए। आप लोग नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज जो है चिल्ला रहे हैं, थोड़ी निर्लज्जता से बात करते हैं आप प्रधानमंत्री के बारे में। मानक जी, मैंने इनको टोका नहीं, अभी इनको बोलिए शांत हो जाइए, सुनने की हिम्मत रखो। मैं यहाँ आपकी उलझुल बातें सुनने के लिए बैठी हूँ। मानक जी, कह रहे हैं। हाँ बोलिए गुरदीप भाई, प्लीज वन बाय प्लीज बोलने दीजिए। आपने बोला, सबने सुना, प्लीज संजू अपनी बात पूरी करिए। बोलिए। अभी सुनिए, मैं आपकी बातें सुनने के लिए आपसे सर्टिफिकेट लेने आपकी सेहत का ख्याल कर रहा हूँ मैं। आप शांति से बात कीजिए। मानक जी, कैन यू आस्क दिस मैन टू प्लीज शट अप? चलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे गुरदीप भाई, चलिए संजू बात पूरी करिए, बोलिए। चलिए जी, कुछ आंकड़े 2006, 2008, 2009, 2012 लगातार कांग्रेस के चलते एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 इन्वोक किया गया। मोदी सरकार के चलते सिर्फ कोविड के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया गया। पहली बात। दूसरी बात, आप बीजेपी को, मोदी सरकार को कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया। अरे आप तो वो कांग्रेस पार्टी हो जिसके पंडित नेहरू ने लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सर चीनियों को गोल्डन पर सौंप दिया। ओके, अब स्टूडियो में आइए जरा। उसके बाद आ रहा हूँ संजीव झा, राजकुमार भाटी और ए.के. वाजपेयी। पहले भाटी जी आपने सबको सुन लिया, स्पेशली एक्सपर्ट्स को जो शुरू में। आपकी इस पर क्या राय है? संकट है, और अगर है तो किसकी वजह से? युद्ध लंबा चला तो संकट होगा, जल्दी खत्म हो गया तो नहीं होगा। ये तो कोई भी आम आदमी बता सकता है, इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, किसी विशेषज्ञ की जरूरत ही नहीं। आपके नेता तो कह रहे हैं कि वो जो 60 रुपए बढ़ाए सिलेंडर के, वो सरकार की वजह से महंगाई आई है। आपने कहा कि संकट युद्ध चलेगा तो संकट निश्चित तौर पर होगा, और ये कोई भी गांव का आम आदमी भी बता देगा, किसान भी बता देगा, स्टूडेंट भी बता देगा। इसमें कोई ज्यादा फारसी की आंख है ही नहीं। तो जो दाम बढ़े सिलेंडर के, आपके नेता ने क्यों कहा कि सरकार की वजह से बढ़े? मैं बता, हाँ बताइए। असली चर्चा हमारी ये होनी चाहिए कि युद्ध हो क्यों रहा है, समस्या ये, और इसमें भारत की क्या नीति है, भारत किस पक्ष में है, भारत युद्ध के पक्ष में है, युद्ध के विरोध में है, या भारत जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है उनके साथ खड़ा है, या जो पीड़ित है उनके साथ खड़ा है, जिन्हें रोज धमकाया जा रहा है, जिनके राष्ट्रपतियों को उठा के ले जाया जा रहा है, राष्ट्रपतियों की हत्या की जा रही है, और हमें भी धमकाया जा रहा है। इस समय भारत ऐसा दिखाई देता है कि भारत के पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। भारत एकदम असहाय और कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं ना, कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि समझ नहीं पा रहा कि हमें क्या करना है। मतलब एक देश लगातार दादागिरी कर रहा। अभी कहा जा रहा था कि हम
अमेरिका के साथ, रूस को छोड़ के अमेरिका के साथ जाने की कोई तुक हमारी बनती है? ईरान को छोड़ के इजराइल के साथ खड़े होने की हमारी कोई तुक बनती है? और कम से कम चलो नहीं जा रहे आप किसी भी पक्ष में, तो आप गुटनिरपेक्ष दिखा दें खुद को। आप यही कहते हैं कि हम किसी पक्ष के साथ नहीं है, हम न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा भी नहीं कह पा रहे। न्यूट्रल तो कह ही रहे हैं। नहीं कह पा रहे, नहीं कह पा रहे, किसी के साथ नहीं है, शांति के पक्ष में। जिस दिन मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, हमारे किसी जिम्मेदार आदमी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप कौन होता है हमें डायरेक्ट करने वाला, हमें डायरेक्शन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाटी जी कि हम जो तेल ले रहे हैं, जब ये कहा गया, आज भी ले रहे हैं और किसी की शर्तें हम नहीं मानते। किसकी अनुमति से ले रहे हैं? बिना अनुमति के ले रहे हैं। बिना अनुमति कह रहे हैं, वो कोई नहीं हमें बताएगा। अमेरिका लगातार क्यों कह रहा है हमने परमिशन दे दी 30 दिन की? क्या आपने प्रधानमंत्री का कोई बयान सुना है कि अमेरिका कौन होता है? एक काम करते हैं भाटी जी, एक काम करते हैं, नहीं आप बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रुकिए ना एक सेकंड। मान लीजिए भाटी जी, आप तो अंदर ही अंदर मन में दुआ भी करते होंगे ऐसा हो जाए। मान लीजिए चलिए आज अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मान लीजिए, और ये युद्ध हो गया, बताइए अखिलेश जी क्या करते? नरेंद्र मोदी जी भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। ये विषय पार्टियों की पॉलिटिक्स। जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं इस जवाब को बहुत हल्का और बहुत छोटे स्तर का मानता हूं। जब हम वैश्विक युद्ध पे चर्चा कर रहे हैं। अरे वैश्विक युद्ध का ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नीतियों पे चर्चा कर, मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी की नीति बताइए। ये तो मेरा सवाल पूछने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए अखिलेश जी पीएम होते, क्या करते बताइए, किसके साथ खड़े होते? पीएम कोई भी हो, हाँ, वैश्विक कूटनीति में भारत का हमेशा एक रुतबा रहा है, भारत की एक साख रही है, स्पेसिफिक बताइए, ताकत रही है। स्पेसिफिक बताइए क्या करते? अगर आपकी सरकार होती है आप क्या करते बताइए ना। हम अमेरिका की निंदा करते। अमेरिका युद्ध के लिए जिम्मेदार है, ट्रंप युद्ध के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप केवल ईरान पे हमले के लिए नहीं, पूरी दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार है। आज लगभग 20 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो बयान देते हैं। अगर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है, तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। ठीक है, हम जो शांति प्रिय देश हैं, जिनकी शांति भंग की जा रही है, जिनकी संप्रभुता पे हमला किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े होते, उनके पक्ष में होते। हम जैसे रूस और चीन, अमेरिका के सामने तुम दबा के खड़े नहीं, जैसे रूस और चीन को नहीं देश तो वही रूस और को नहीं कह सकते, चीन को नहीं कह सकते, लेकिन रूस हमेशा हमारा मित्र रहा है, हमारे संकट में सहायता की है। ठीक है, ईरान ने हमेशा हमारी सहायता की है, फिलिस्तीन हमेशा हमारे साथ रहा है, अफगानिस्तान हमारे साथ रहा है। हम आज उन देशों के खिलाफ खड़े हैं। एक दादागिरी जो कर रहा है, खिलाफ कहां खड़े हैं बताइए? अफगानिस्तान के पक्ष में तो हमने आज ही बयान दिया है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है वहां पे। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ने वहां आतंकवाद पैदा किया, अमेरिका ने वहां तालिबान पैदा किया, अमेरिका ने उनको हथियार सप्लाई किए। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का खड़ा किया हुआ था, उसे फाइनेंस करता था अमेरिका, और उन्हीं के खिलाफ फिर उन्हें लड़ना पड़ा। पार्टी जी, आप पर आरोप बीजेपी ये लगाती है कि आप घरेलू राजनीति की वजह से सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ये गाजा, फिलिस्तीन, ईरान, ये सब बातें करते। रूस भी कहा था मैंने, रूस को क्यों भूल गए? इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। अगर कोई ये कहता है कि हम वोट के लिए ये करते हैं या किसी समुदाय को खुश करने के लिए करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। हम पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और जो देश हमारे खिलाफ है हम उनके खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं। वाजपेयी जी बोलिए, आपकी बारी है। लेकिन हम जो देश हमारे मित्र हैं, हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इजराइल नहीं है भाटी जी, इजराइल हमारा कभी मित्र नहीं रहा। इजराइल एक आतंकवादी देश है, और अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश। ये स्टैंड कहां से आ गया? अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश। अरे अमेरिका इजराइल का सबको धमकाता है, इजराइल आतंकवादी देश है, दादागिरी दिखाता है। भाटी जी, इजराइल आतंकवादी देश है। इजराइल की गतिविधियां आतंकवादियों से कम नहीं है। यूपीए भी नहीं मानती थी, कांग्रेस भी नहीं मानती थी, बीजेपी भी नहीं मानती। कौन सी पार्टी मानती है? इजराइल को आतंकवादी। फिलिस्तीन हमारा हमेशा मित्र रहा। यासर अराफात के और इंदिरा गांधी के भाई बहन के संबंध थे। यासर अराफात बहन मानते थे इंदिरा गांधी। वाजपेयी जी बोलिए, और हमेशा हमारे देश। वाजपेयी जी, मैंने सबको सुना है। मेरा बड़ा साफ मानना है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने की कगार पे है। और उस वक्त जब ऐसी स्थिति चल रही है तो आप पुरानी इंदिरा गांधी या अराफात की बातें करके काम नहीं चला सकते हैं। आपको यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, और उसमें सबसे बड़ा आपका इंटरेस्ट होगा नेशनल इंटरेस्ट। जैसे इस वक्त हमारा इंटरेस्ट है कि 1 करोड़ भारतीयों को कैसे निकाला जाए। कैसे फोन आते हैं दुबई से, कैसे फोन आते हैं अबू धाबी से, कैसे फोन आते हैं सऊदी अरब से, पूछिए परिवारों से। देखिए, प्रधानमंत्री की चिंता, उन्होंने फौरन कैबिनेट बुलाई और बुला के कहा भाई आम आदमी को परेशानी ना हो, फौरन एस्मा लागू कर दिया। देखिए, संकट तो है, और इस संकट की घड़ी में अगर सप्पल साहब जैसे और भाटी साहब जैसे लोग सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे और केवल क्रिटिसाइज करेंगे, माफ करना, ये समय नहीं है। और ये युद्ध अभी चलेगा, जैसे का सब लोगों का ओपिनियन है, अभी इतनी जल्दी खत्म होने का नहीं। ईरान की कल की स्टेटमेंट है कि 10 साल तक युद्ध लड़ेंगे, कल की स्टेटमेंट है ये। तो ये स्टोर हमारे पास रिजर्व है, लेकिन कितने, आपने भी बताया कि 4 वीक का है ज्यादा से ज्यादा, 7-8 हफ्ते का। वही ना, तो उससे काम नहीं चल पाएगा। हमको अपने भारत के नागरिक होने के नाते सेल्फ रिस्ट्रेन शुरू कर देना चाहिए। अभी चिंता का विषय ये है कि हमको व्हाइट पेपर लाके, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सबकी
कोई सलाह देनी है। ये कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। अब ये नरेंद्र सरेंडर कहने का समय है क्या? कान पे बनाने वाली है और आप कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, एप्स्टीन फाइल या पुरानी रामायण सुनाओगे? प्लीज माफ करना, आई एम सॉरी। पर ये तो मान लीजिए वाजपेयी जी, संसद में बहस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर शुरू हो गई है। कल विपक्ष की मांग क्या थी कि पहले आप युद्ध पर बहस करिए, मान गया ना विपक्ष। अरे भाई, कह रहा चलिए ठीक है, नो कॉन्फिडेंस पे कर लीजिए। लेकिन कल का दिन क्यों खराब किया? सिर्फ मीडिया अट्रैक्शन के लिए खराब किया क्या आपने? जब आपको मानना ही था तो कल जो शेड्यूल ऑफ बिजनेस था, आप तो मान गए ना। मान गए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि इस वक्त रशिया से तेल कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, भाई ये तो गवर्नमेंट विल डिसाइड, उनका प्रेरोगेटिव है। बिकॉज एक सेकंड इन्फॉर्मेशन इनके पास इतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट के पास, कि इस वक्त तेल कहां से आना चाहिए, तेल का रूट क्या होना चाहिए, गैस कहां से आई, इसके पास कांग्रेस पार्टी ने राज किया है देश में, साल चलाया है देश को, उसमें मत जाइए। उनको पता है, उनके नेताओं को पता है, पूर्व मंत्रियों हमें भी पता है कि इराक जब वो तेल का कूपन का करप्शन सारा ड्रामा चलता था, वो हमको भी मालूम है। तो कांग्रेस को छोड़िए, मेरा सिर्फ निवेदन होगा सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कि वक्त की संजीदगी को समझिए। वाजपेयी जी एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सप्लाई चेन प्रभावित हुई है ना, ये तो आप भी मानते हैं, हुई है ना। रिकॉर्ड की बात वो ये कह रहे हैं कि अगर रशिया से संबंध हमारे अच्छे रहते और हम उनसे यूएस के दबाव में अगर तेल खरीदना कम नहीं करते तो आज फौरन उससे वापस से हम खरीदना शुरू कर देते। सप्पल साहब ने तो कह दिया प्रधानमंत्री ने ईरान को दुश्मन बता दिया। कब स्टेटमेंट आई है प्रधानमंत्री की? आई एम सॉरी, ये ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है 25 फरवरी की। 25 फरवरी की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ईरान को दुश्मन कहा हो। ये मिस इन्फॉर्म कर रहा है। संजीव झा, ये कैसे चलेगा? संजीव झा आपकी बारी है, बोलिए संजीव झा, आपका क्या स्टैंड है बताइए। संजीव झा, हम नहीं किया। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात, आपने कहा कि क्या क्राइसिस है, ये तो सरकार कह रही है क्राइसिस है, हम थोड़े कह रहे हैं क्राइसिस है। भाई पहले आपने रेट बढ़ाया, अब दिल्ली में भी सभी आगे, अभी देख रहा हूं मैं कि आईपीसीएल का चिट्ठी आ गया सभी कमर्शियल यूनिट को कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आज पूरे देश में गुजरात में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और तमाम होटल्स बंद हो रहे हैं। तो क्राइसिस है ये आप बता रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, प्रधानमंत्री कहते थे ना कि हम विश्व गुरु हैं, तो फिर आज गुरु घंटाल क्यों साबित हो रहे हैं? वो इजराइल से आए, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। संजीव भाई प्रधानमंत्री हैं, प्लीज। नहीं, प्रधानमंत्री। क्या गुरु घंटाल कोई खराब शब्द है क्या? क्या ये खराब शब्द है? बता दीजिए, अच्छा बता दूंगा। प्लीज। दूसरी बात, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज शब्दों का चयन सोच के करें प्लीज। दूसरी बात, अच्छा महामानव है, चलिए आगे बढ़िए। तो महामानव है। तीसरी बात कि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता अभी धमका रही हैं अपोजिशन के प्रवक्ता को, काश प्रधानमंत्री भी ऐसे ही धमकाते। लगातार अमेरिका बोलते जा रहा है। अभी आपने एक क्लिप वायरल हो रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑयल गैस मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। पूछ दिया क्या रसिया से आप तेल लेंगे, तो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं ऑयल गैस मिनिस्टर का विषय है। ऑयल गैस मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं, ये तो फॉरेन मिनिस्टर का विषय है। तो जिस तरह से क्लैरिटी से आज ये कह रहे थे हम रसिया से लगातार तेल खरीद रहे थे, तब फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बोल पा रहे थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे थे? अच्छा ठीक है, ओके संजीव, क्योंकि अमेरिका का डर था। संजीव, मैं आपसे ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, मैं उनके एक बयान पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। इजराइल आतंकवादी देश है क्या? नहीं, देखिए इस बात में एक बात से सहमत हूँ कि जब ग्लोबल ऑर्डर चेंजेस होते हैं तो आपकी अपनी कूटनीति, आपकी अपनी डिप्लोमेटिक चीजें भी चेंज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठ के ऐसी कोई स्टेटमेंट ना जो बाद में आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में फर्क पड़े। ठीक है, तो मैं उस सहमत गुरदीप सप्पल 30 सेकंड और बताइए, इजराइल आतंकवादी देश है क्या? गुरदीप सप्पल बोलिए। देखिए, भाटी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मार्को रूबियो ने दी, जो गृह मंत्री हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा कि अमेरिका का, ट्रंप का विजन है साम्राज्यवाद को दोबारा लाना, भारत को उपनिवेश बनाना, पूरे ग्लोबल साउथ को उपनिवेश बनाना। उन्होंने कहा कि वो सप्लाई चेन पे करना चाहते हैं, भारत की समेत तमाम साउथ इंडिया की, साउथ वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कब्जा करना चाहते हैं। भारत टारगेट पे है अमेरिका के, इसलिए अमेरिका भारत का दोस्त नहीं हो सकता। इस बात को लेकर भी, इसके बावजूद भी जो जिल्लत ट्रंप व्यक्तिगत रूप से मोदी जी की करते रहे पिछले एक साल में, उसके बावजूद भी ट्रंप जंजीरों में जकड़कर हमारे लोगों को देखते रहे, उसके बावजूद भी मोदी क्यों ट्रंप के पास खड़े हैं, क्यों उनके फेवर में खड़े हो गए, भारत को ट्रंप का या अमेरिका का पिट्ठू देश बना दिया। इशू पूछिए। मानव जी, अभी मैंने इनको नहीं टोका। मानव जी, आप तो वही कह रहे हैं विपक्ष की तरह संजू वर्मा पेशेंस दिखाइए, कितना और सब्र दिखाएं। इनके झूठ को बर्दाश्त करने का सब्र का बांध टूट चुका है। पर एक बात कहूंगी राजकुमार भाटी जी को, जब आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 का एब्रोगेशन हुआ, ईरान ने भारत के खिलाफ वोट किया। शाहीन बाग दिल्ली में जब रायट हुए, उस वक्त ईरान ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। जब हमने अपने पार्लियामेंट में CAA को पारित किया, ईरान ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। यहाँ शाहीन बाग में कोई राइट ही नहीं हुए। मानव जी, जो वर्मा शाहीन बाग में कोई राइट नहीं हुए।
पूरा करने फिर दे दूंगा 20 सेकंड। पूरी दिल्ली में राइट हुए थे, यमुना विहार में। भाटी जी टाइम दे दूंगा एक एक करके। हाँ ठीक है, भजनपुरा, यमुना विहार, इनमें राइट हुए थे। शाहीन बाग में कौन से राइट हुए? OIC में महाराज जी ये क्या तरीका? बोलिए बोलिए बोलिए। शाहीन बाग में कौन से राइट हुए थे ये तो बता धरना दो। हुआ था भाटी जी, धरना हुआ, राइट एक ही बात है। धरना हुआ था, मैं बता रहा हूँ धरना हुआ। मैं उन्हें करेक्ट कर रहा हूँ, नहीं गलत बोल रही है। हाँ संजू बोलिए। और ऐसे ही गलत बोलती है हमेशा। तो पुलिस की नहीं बदल। प्लीज शांत हो जाइए। हाँ संजू बात नहीं करिए अपनी, बोलिए बोलिए। हाँ, OIC में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ ईरान ने वोट किया, पर अभी एक अहम मुद्दा है। संजू वरना गलत नहीं बोलती, राजकुमार भाटी पढ़ लिख कर आया करिए, मैं आपके अखिलेश यादव की तरह नहीं हूँ। नहीं, हम तो सीधे खेत से आ रहे हैं, हमारे हाथ पास तो किताब ही नहीं है। सारी किताब संजू वर्मा घर पर रखी हुई है। संजू जी से पहले ट्रेनिंग लेंगे फिर बात करेंगे। बहुत बड़ी गलती की आपके शो पर, और मैं उन्हें सारे प्रवक्ताओं को तो सजा दे रही है, पढ़ लिख के आया कर। थैंक यू मानक जी। पूरा करिए संजू की बात पूरी करिए। गुरदीप सप्पल ने मार्को रूबियो को अमेरिका का गृह मंत्री कहा, जबकि मार्को रूबियो यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वहां के गृह मंत्री नहीं है। गुरदीप सप्पल जी पढ़ लिख कर। अच्छा ओके, गुरदीप सप्पल 20 सेकंड। गुरदीप सप्पल 20 सेकंड। वहाँ गृह मंत्री बोलते हैं, आपको नहीं मालूम? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गृह मंत्री बोला जाता है अमेरिका के अंदर, आपको नहीं मालूम? कहाँ बोल रहे हैं? ओके मंत्री हो गया। एक सेकंड भाटी जी अब भाटी जी बोलिए जरा। ईरान ने क्या हिंदुस्तान के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया क्या? बार बार CAA पर, 370 पर, हिंदुस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, और दिल्ली दंगों में भी तो लिया था, हिंदुस्तान में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया। 370 पे UNO में मतदान हुआ था क्या? ये जो सबको पढ़ लिख के आने की सलाह दे रही है, ईरान ने स्टैंड लिया है। खामनेई जी वो कह रही है वोट किया है, ईरान ने वोट किया भारत खिलाफ। UNO में वोट पड़ी थी क्या? पोलिंग हुआ? UNO की बात नहीं कर रही है, OIC की बात कर रही है। देश तो उसमें ही वोट डालते हैं। OIC की बात कर रही है। OIC से 370 के प्रस्ताव का क्या मतलब जाने का? ये हुई ना बात भाटी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाटी जी ने आज बात कह दी कि कश्मीर का 370 का मुस्लिम देशों से क्या लेना देना। बहुत बढ़िया। नहीं कोई लेना देना नहीं, हमारा अंदरूनी मसला है। बढ़िया, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत? ऑलराइट संजू वर्मा 10 सेकंड जल्दी से क्विकली क्या कह रही है? मैं माना कि एक चीज कहना चाहूंगी, जो चाणक्य ने कहा था ना कि भाई जो राजा है उसको दान देने की जरूरत नहीं है, और ये भी कहा था जो ज्ञानी है उसे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, और समुद्र में बारिश व्यर्थ है, भोजन संतुष्ट व्यक्ति को खाना देना व्यर्थ है। उसी तरह भाटी जी और गुरदीप सप्पल को सही एडवाइस देना व्यर्थ है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ ये इतने जा चुके हैं कि इनका कॉमन सेंस नष्ट हो चुका है, कॉमन सेंस नष्ट हो चुका है। हम तो तैयार है लेने के लिए। ऑलराइट, हम तो तैयार है स्वीकारने के लिए, सही एडवाइस तो दीजिए। ओके 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 ऑलराइट ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा। थैंक यू सो मच।